हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक हम लोग कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस है ना, ये क्वेश्चंस वाली क्लास है, तो कल की भी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा और आज की क्लास भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से। दोस्तों, NY200 कोड लगा लीजिएगा। नववर्ष के उपलक्ष्य में आप लोगों का ऑफर चल रहा है साइंस के फाउंडेशन बैच पे। तो ये आप लोगों का जो ऑफर है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 6 तारीख तक है। आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए, कंप्लीट है। ठीक है, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, निर्माण बैच रेलवे कॉम्बो करोगे, उसमें भी NY200 कोड लगाना, चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। केवल साइंस चाहिए तो साइंस में भी NY200 लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। पेंटेन का फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, ये होता है, हमको पता भी है। ठीक है, तो इसमें आपको कितने बॉन्ड देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को बताना है। देखो, पेंटेन लास्ट में क्या आ रहा है? ANE, यानी ये एक एल्केन है या एल्कीन है? सर एल्केन है। और दोस्तों, पेंट का मतलब क्या है? इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। और कार्बन कार्बन के बीच में होंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है? एक एल्केन है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बताइए? 4 होती है। इसका मतलब क्या है? कार्बन 4 तरफ से किसी को जोड़ सकता है। दोस्तों, सिमिलरली ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, यानी हाइड्रोजन एक तरफ से किसी को जोड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या मैं यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसका काम हो गया। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो एक तरफ से इसने इस कार्बन को जोड़ रखा है, एक तरफ से हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, बची 2 जगह, तो वहां पर ये एक एक हाइड्रोजन और जोड़ सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? कोवेलेंट होता है, सहसंयोजक होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, यानी इसके और इसके बीच का भी बॉन्ड कोवेलेंट है, इसके और इसके बीच का भी बॉन्ड कोवेलेंट है। आगे बात समझ में? तो कोवेलेंट बॉन्ड टोटल कितने हो गए? देखो गिनो, 1 2 3 4 5, और 5 इस तरफ, 6 7 8 9 10, 1 11 1 12, और सुनो 13 14 15 16, टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, 12 नहीं मिलेंगे, है ना? कई बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे थे। आ गई बात समझ में? अब क्लियर है? ध्यान रख लोगे? चलिए, अब दोस्तों चलो मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज मैं पूछता हूं आप लोगों से। ठीक है, जैसे ये एसिटिक एसिड, यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सारे नॉन मेटल है, अधातु है। और अधातु के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और दोस्तों, जिस यौगिक में सहसंयोजक बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो क्या ये एक सहसंयोजक यौगिक है? क्या ये भी एक सहसंयोजक यौगिक है? ये भी सहसंयोजक यौगिक है, ये भी सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों, जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या थे? ज्यादा थे या कम थे? सर ज्यादा थे। दोस्तों, लेकिन अगर बात करी जाए जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, कोवेलेंट कंपाउंड, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? काफी कम होते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हो। आप लोग बोलोगे सर कम कहां पर है? 290 है। दोस्तों, ये केल्विन में है, अगर आप लोग इसको सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो 273 आप लोग माइनस कर देंगे, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो कितना कम है? मतलब 17 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे सामान्यतः टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर मान लो 20 या 25, उस पे तो ये लिक्विड अवस्था में मिलता है। आगे बात समझ में? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोगों के सहसंयोजक यौगिक होते हैं ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों? कम होते हैं। ये टेबल आप लोग ध्यान रखना, ये चारों एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए एनसीईआरटी में, चारों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। दोस्तों, दूसरी बात, जो आयनिक यौगिकों की और क्या विशेषता थी? जब आप लोग उसको पानी में डालोगे तो क्या उस विलयन में बहुत सारे आयन होंगे? क्या उसमें से करंट फ्लो हो सकती है? क्या बोलो हाँ या ना? बोलते नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या इनमें आयन्स है? क्या यानी क्या इनमें करंट फ्लो हो सकती है? क्या तो ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। ये 2 चीज आप लोग ध्यान रख लोगे सहसंयोजक यौगिक के बारे में। बताओ बताओ, चलो आ जाओ।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों बकमिंस्टर फुलरीन ये एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? देखिए दोस्तों एलोट्रोप यानी अपर रूप क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करी जाए, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। दोस्तों ये तत्व है ना अपने अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जहां पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने का मतलब क्या है? कहीं पर हम लोग देखेंगे काफी हार्ड है, कठोर है, कोई काफी सॉफ्ट है, कोई अच्छा कंडक्टर है, कोई नहीं है। तो कार्बन आप लोगों का 3 रूपों में पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक होता है आप लोगों का ग्रेफाइट, ठीक है, एक होता है डायमंड यानी हीरा, और एक होता है आप लोगों का फुलरीन, जिसका पूरा नाम क्या है? क्या है दोस्तों? बकमिंस्टर फुलरीन। अब दोस्तों इस फुलरीन में क्या होता है? कार्बन के एटम इस प्रकार के से आप लोगों के अरेंज होते हैं कि एक आपको लगेगा ये फुटबॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फुलरीन, ठीक है। दोस्तों बात करी जाए हीरा, आप लोग सभी जानते हैं। बात करी जाए दोस्तों ग्रेफाइट, अब क्या इसके बारे में मैंने एक बात बताई थी क्या? देखो हीरा किसका बना हुआ है? कार्बन का ही बना हुआ है। अरे कार्बन का ही बना हुआ है ना। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो अधातु तो होते हैं ना, वो क्या विद्युत के और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं क्या? नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया था, मैंने बताया था ना हीरा जो होता है उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। सिमिलरली ग्रेफाइट बात करी जाए दोस्तों, ये कार्बन से ही बना हुआ है, लेकिन ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डायग्राम बताता हूं। फुलरीन में आप लोग देख रहे हो कार्बन के एटम आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि आप लोगों का फुटबॉल जैसा ये लग रहा है। दोस्तों डायमंड में हम लोग बात करी जाए तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कार्बन के एटम्स अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये दोस्तों इनका स्ट्रक्चर, कार्बन के एटम्स इतने अच्छी तरीके से जुड़े होते हैं कि आप लोग इसको इजीली दबा नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है। आ गई बात समझ में। और ग्रेफाइट में आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या होती है? कार्बन के एटम एक लेयर में होते हैं, फिर उसके नीचे एक लेयर होती है, उसमें कार्बन के एटम्स होते हैं, फिर उसके नीचे एक लेयर होती है, उसमें कार्बन के एटम्स होते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां पर जो कार्बन के एटम्स होते हैं ना, लेयर यानी परतों में होते हैं। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। बताओ आंसर आप कैसे बताओगे? आपको तो आता ही नहीं है, तो मुझे समझाना है। आ जाओ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन आप लोग जानते हैं। हाइड्रोकार्बन आप लोग किसको बोलते हैं? ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है क्या? क्योंकि इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो दोस्तों कार्बन और कार्बन बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। मतलब ये हाइड्रोकार्बन आप लोगों को बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम भी इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जुड़ जाता है कई बार क्लोरीन जुड़ जाता है, कई बार क्या जुड़ जाता है? आगे बात समझ में। तो ऐसे एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये जो भी अलग से जो एटम जुड़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटम यानी विषम परमाणु। आगे बात समझ में। तो दोस्तों इसमें हेट्रो एटम यानी विषम परमाणु कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, एक क्लोरीन देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? बात बताइए, बात बताएंगे? अरे बात बताएंगे क्या बात है यार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन हो जाए आ जाए, तो दोस्तों क्या इसका नाम भी अभी भी वही रहेगा क्या जो पहले था, एथेन? क्या वो ही रहेगा क्या? नहीं सर, इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया? एक विषम परमाणु आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे,
जैसे अब क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों अगर विषम परमाणु आ जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन, तो सर फिर इनका नाम क्या अलग होगा क्या? यस। तो दोस्तों नामकरण हम लोग कैसे करेंगे मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्या आप लोग समझाओगे सर? अभी मैं बताता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों अगर ऑक्सीजन आ जाता है तब उसका नामकरण क्या होगा अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन अकेला नहीं आता। जैसे आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहां पर पहले क्या था? हाइड्रोजन था। इस जगह क्या था? पहले हाइड्रोजन था। ठीक है, इस जगह क्या था दोस्तों? हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन की जगह जैसे दोस्तों कई बार क्या जाता है? OH आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन अकेला नहीं आएगा। ये OH अगर आता है तो इस OH को आप लोग बोलते हैं, और जैसे ही OH आ जाएगा इसका पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इस OH को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? एल्कोहल। दोस्तों अगर आप लोगों का कभी किसी में यह देखने को मिलता है CHO, तो इससे भी पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, और इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, इस वाले क्रियात्मक समूह को आप लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर कहीं पर आप लोगों को यह देखने को मिल रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कुछ जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इससे भी पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है, तो इसको भी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्रियात्मक समूह बोलेंगे, और इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है? कीटोन है। दोस्तों कई बार आप लोग ये देखने को देखते हो COOH, है ना? एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फिर इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, फिर इससे एक हाइड्रोजन, ऐसे। क्लियर है? तो इस अगर कहीं पर ये आ जाए, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहां पर इसकी जगह COOH आ जाए, तो इसका पूरा फंक्शन, इसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो इसे भी आप लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे, क्या बताएंगे दोस्तों? कि क्या ये एक फंक्शनल ग्रुप है क्या? और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, कौन से फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को ये COOH आपको देखने को मिलेगा? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, एल्कोहल जो होता है उसमें तो आप लोगों को ये देखने को मिलता है। एल्डिहाइड में आप लोगों का किसे बोलते हैं? एल्डिहाइड, CHO। कीटोन में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इस कार्बन से कुछ जुड़ जाता है, इस कार्बन से कुछ जुड़ जाता है। क्लियर है? और ये जो COOH होता है इस वाले को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब दोस्तों एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। क्या सर? चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, अपनी फिजिक्स शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चाह रहा था कि जो भी बायोलॉजी अपनी पूरी हो चुकी है, जो भी केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, क्या इसका टेस्ट ले लिया जाए क्या? ठीक है, तो दोस्तों आज क्या तारीख है? 4 तारीख है। क्या तारीख है सर? 4 तारीख है। तो दोस्तों कल तो सैटरडे हो गया, फिर संडे हो गया। ठीक है, अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक जो होगा ना, मंडे टू फ्राइडे, उसमें मैं आप लोगों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं उसका मैं टेस्ट लूंगा, है ना? टोटल 5 क्लास में आप लोगों की करवाऊंगा, 5 टेस्ट में आप लोगों के करवाऊंगा, जिससे पता पड़े कि आप लोगों ने चीजें रिवाइज करी है या सब भूल गए। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो आप लोगों ने जो भी पूरी बायोलॉजी पढ़ ली है, केमिस्ट्री पढ़ ली है, रिवाइज कर लेना, देखना आप लोग कितनी सारी चीजें भूलोगे आप। ठीक है, आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन, सर इसमें से अनसैचुरेटेड कौन से हैं मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। देखो प्रोपेन ये क्या है? एक एल्केन है। जो एल्केन होते हैं वो तो सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं, यानी ये तो हो ही नहीं सकता वन तो हो ही नहीं सकता। अगर किसी में वन आ रहे हैं तो हटा दो। दोस्तों प्रोपीन ये एक एल्कीन है, प्रोपाइन ये एक एल्काइन है। जितने भी एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो आप लोगों के होते हैं अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, यानी 2 और 3 तो आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है तो मैं इसको सही कर दूंगा। अब गुरुजी मुझे ये नहीं पता ये क्लोरोप्रोपेन क्या है, आगे बात समझ में आ जाओ। देखो दोस्तों, प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या ये स्ट्रक्चर होता है क्या? बोलो, प्रोपेन का
3 कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बोलो क्या ये स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल। दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के मान लो कहीं पर आप लोगों का क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए, तो दोस्तों क्या इसे हेट्रो एटम यानी विषम परमाणु बोलेंगे क्या? बोलो हां। और दोस्तों अब क्या इसका नाम चेंज हो जाएगा क्या? जैसे मान लो क्लोरीन आ गया तो इसका नाम अब आप लोगों का प्रोपेन नहीं होके कुछ और होगा। अब सर क्वेश्चन ये है कि इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों जब भी कोई आप लोगों के हेट्रो एटम आते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो अब जब आप लोग नामकरण करेंगे तो नया तरीका है। नामकरण करने से पहले क्या करोगे, आप लोग जो भी एटम आया है, क्लोरीन का आया है, ब्रोमीन आया है, तो आप लोग नामकरण से पहले क्या लगाओगे? क्लोरो लगाओगे। अगर क्या क्लोरीन आया है, नामकरण से पहले लगाओगे ब्रोमो अगर ब्रोमीन आया है। दोस्तों यहां पर क्या है? क्लोरीन है ना, तो इसका नामकरण करने जा रहा हूं, क्या मैं इसको क्लोरो कर दूं क्या? और बाकी ऐसा का ऐसा नाम रहेगा, है ना। क्या नाम था? प्रोपेन था, तो ये नाम ऐसा का ऐसा रहेगा। दोस्तों क्लोरो लगा दिया, इसका मतलब क्या है? इसमें एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। आ गई बात समझ में? तो ये क्या, इसका नामकरण क्या होगा? क्लोरोप्रोपेन। पहले नाम क्या था? प्रोपेन था। अगर एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए तो उसका नामकरण हम लोग अलग प्रकार से करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो लगाएंगे। तो अगर यहां पर ब्रोमीन आता तो इसका नाम होता ब्रोमोप्रोपेन। अगर दोस्तों इसका यहां पर क्लोरीन आ गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्या यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल है क्या? क्या ये भी सैचुरेटेड है क्या? संतृप्त है क्या? बिल्कुल। तो ये क्या अनसैचुरेटेड है क्या? नहीं, ये सैचुरेटेड है, इसलिए आप लोगों का ये आंसर ऑप्शन में ये नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों देखते हैं कौन इसका आंसर सही दे पाता है। इसका नाम बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। ये सब नाटक करते हो आप लोग, बताओ। इसका नाम मुझे बताएंगे, इसका नाम मुझे बताएंगे। तो गुरुजी यहां पर ब्रोमीन आ गया। अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तो इसका नाम क्या होता? सर ये 2 कार्बन वाला है, 2 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एथ। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये एल्केन होता है, और जब भी एल्केन होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। ये नाम होता अगर इसका मैं पूछता तो। लेकिन दोस्तों यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया, तो उसका नाम अलग करेंगे। तो जब भी आपका ब्रोमीन आता है तो जब भी नामकरण करोगे आगे क्या लगा दोगे? ब्रोमो लगा दोगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्या बात है? एथीन नहीं होगा, इथेन होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं एथीन। अरे एथीन क्यों होगा? क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या? ब्रोमो इथेन होगा। ये गलती मत करो, छोटी छोटी, ठीक है। केवल ए और ए की आप सोचो कि यार कि सर स्पेलिंग मैंने सही तो लिखी, स्पेलिंग आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब बात करें तो जब भी आप लोगों का अगर क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, है ना, आपके पास में एल्केन था, आपके पास में एल्केन था, अगर उसमें एक हाइड्रोजन हटके क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए तो अब इसको क्या बोलेंगे? दोस्तों आपके पीरियोडिक टेबल हट चुकी है, लेकिन ध्यान रखना ये जो पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप में जो भी आता था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हम लोग बोलते थे हेलोजन। तो बेसिकली ये क्लोरीन ब्रोमीन क्या एक हेलोजन है क्या? इन तत्वों के नाम है, इनको हेलोजन के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो नया नाम हो गया वो हेलो एल्केन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी एल्केन से हाइड्रोजन हट के क्लोरीन आ जाए या ब्रोमीन आ जाए तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? हेलो एल्केन बोलोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब इनका नामकरण क्या होगा? आप लोगों को प्रेफिक्स लगाना है, एक उपसर्ग लगाना है। क्लोरीन आया तो क्या लगाना है? क्लोरो लगाना है, और ब्रोमीन आया तो ब्रोमो लगाना है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, तो जब इधर हाइड्रोजन था तो इसका नाम क्या था? प्रोपेन था। लेकिन अब एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे? क्लोरोप्रोपेन रखेंगे। दोस्तों समझ में आया क्या? बोलो यस। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? ठीक है।
दोस्तों यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें इसकी, इसका नाम क्या था? प्रोपेन था। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन की हटके अगर ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, तो इसका नामकरण क्या करेंगे? ब्रोमोप्रोपेन करेंगे। आगे बात समझ में? बोलो सर टेस्ट कहां पर होगा? ऐप पर या यूट्यूब पे? दोस्तों यूट्यूब पे होगा लाइव क्लास के माध्यम से, जिससे आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं मैं एक्सप्लेन भी तो करूंगा मैं। आगे बात समझ में? मंडे से हम लोग लेंगे 5 टेस्ट लूंगा, जिसमें जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा और देखते हैं कितने आपको याद है। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है गुरुजी, ये मुझे बताओ, आपने इसका नामकरण तो आपने बता दिया सर। अगर मान लो कहीं पर ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ये OH, तो इसे क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो सर अगर किसी में मुझे ये एल्कोहल देखने को मिले, तो सर उसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों उसके नामकरण में आप लोगों को एक प्रत्यय इस्तेमाल करना है। कौन सा? ऑल। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? बताओ जल्दी से। प्रोपेन था। क्या था? प्रोपेन था। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। अब दोस्तों अगर हाइड्रोजन की जगह ये OH हो, तो क्या इसमें एल्कोहल है क्या? अब इसका नामकरण क्या करेंगे? कुछ अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन से नंबर के कार्बन पे? टोटल 3 कार्बन है ना, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। ठीक है, तो 1 2 3। तो पहले इसका नाम था प्रोपेन, लेकिन अब क्या पहले नंबर के कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया क्या? तो इसका मैं नाम क्या लिखूं? प्रोपेन। और नंबर 1 पे क्या आ गया? एक फंक्शनल ग्रुप आ गया। कौन सा? एल्कोहल। एल्कोहल का जब नामकरण करते हैं, एक प्रत्यय लगाते हैं ऑल, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। आगे बात समझ में? अब दोस्तों 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग इसको हटा दो। और दोस्तों अब ये क्या 2 वोवल साथ में आ सकते हैं क्या? AEIOU कभी भी साथ नहीं आ सकते, तो एक को ही हटा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे समझते हो, लास्ट में प्रत्यय आ रहा है ऑल, इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, और प्रोप का मतलब क्या है? ये 3 कार्बन वाला एक एल्कोहल है। देखो इसमें 3 कार्बन है, एल्कोहल का मतलब फंक्शनल ग्रुप है। आई बात समझ में? बोलो यस। मैं आपको पूरा दिमाग में घुसा दूंगा, बस प्लीज सारा ध्यान आप लोग इधर रखो। गुरुजी अगर मेरे को कहीं पर ये दिख रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला था आपने? एल्डिहाइड बोला था। तो सर जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे? सर लास्ट में एक प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा? अल। अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, यहां पर आप लोग देखो, क्या CHO दिख रहा है क्या? CHO दिख रहा है क्या? बोलो यस और नो। अरे CHO दिख रहा है क्या? एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? कौन सा है ये? एल्डिहाइड है। अब दोस्तों इसका नामकरण करेंगे, टेंशन मत लो। जब भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आप लोग उनके नामकरण में उपसर्ग लगाते हो, प्रेफिक्स लगाते हो या सफिक्स लगाते हो? उपसर्ग लगाते हो, प्रत्यय लगाते हैं। तो इसका मैं नामकरण करने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग पहले बताओ मुझे, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्रोप। बहुत बढ़िया। क्या तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? यस। तो ये एक एल्केन है, तो मैंने लिख दिया प्रोपेन। आ गई बात समझ में? आ गई। अब दोस्तों आप लोगों को नंबरिंग करनी है। कहां से नंबरिंग करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो दोस्तों फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो इस वाले कार्बन को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो प्रोपेन 1 अल बोलो। और 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों जब 2 वोवल साथ में आ जाए तो 2 वोवल साथ में ले सकते हैं, ई को हटा देना, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नया नाम प्रोपेनल बन जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर? पहले समझ लीजिए, अभी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? आ जाओ। चलिए गुरुजी अगर मुझे कहीं पर कीटोन दिख जाए, सर कीटोन क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए,
इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़े हो सकता है एक, हो सकता है दो, हो सकता है तीन, हो सकता है चार, और इस कार्बन से भी कुछ कार्बन जुड़े होने चाहिए, हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन हो। आगे बात समझ में? तो पहले आप लोग दोस्तों ये स्ट्रक्चर देखिए, क्या आप लोगों को कीटोन नजर आ रहा है क्या? इसमें कीटोन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर नजर आ रहा है। आपने बताया था कीटोन की पहचान कैसे करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए, इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, इस कार्बन से भी कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब सर इसका नाम क्या है? तो दोस्तों नामकरण करने जा रहे हैं। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? तीन है। तीन कार्बन के लिए और दोस्तों जब भी कीटोन होगा आप लोग प्रत्यय कौन सा लगाओगे? ऑन लगाओगे। चलो नामकरण कर रहे हैं, तो तीन कार्बन है, नाम क्या लिखूं मैं? प्रोप। क्या तीनों के क्या तीनों के क्या तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? क्या तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? यस, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोपेन। अब दोस्तों क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है क्या? तो कौन से नंबर के कार्बन पे नंबरिंग करनी है? तो दोस्तों बीच से शुरू नहीं कर सकते, एक दो तीन, या तो एक दो तीन ऐसे करो या एक दो तीन ऐसे करो। कहां से करे? वहां से करो जिससे फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहां से करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से करूंगा तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3। ठीक है, तो प्रोपेन 2, और दूसरे नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। कीटोन के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑन। अब दोस्तों मेरे को एक कॉमन सेंस लगा के एक चीज बताओ। दोस्तों कीटोन किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से कार्बन कनेक्टेड हो, इस कार्बन से कार्बन कनेक्टेड हो। यानी क्या कीटोन वाला कार्बन बीच में ही आएगा क्या? कॉमन सेंस है क्या? क्योंकि अगर आप लोग सोचो कि सर इधर भी तो आ सकता है, लेकिन फिर ये तीन कार्बन वाला नहीं हुआ ना। कीटोन उसको बोलते हैं जहां पर इस कार्बन से इधर भी कार्बन कनेक्टेड हो, इधर भी कनेक्टेड हो। अब इधर तो कनेक्टेड नहीं है तो कीटोन ही नहीं हुआ ये। तो अगर कोई तीन कार्बन वाला कीटोन है तो दोस्तों कॉमन सेंस है कि ये जो आप लोगों का ये वाला फंक्शन कीटोन वाला कार्बन होगा बीच में ही आएगा, क्योंकि इससे एक कार्बन इधर जोड़ना है, एक कार्बन इधर जोड़ना है, तो दो लगाने की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस है बीच में आएगा, तो दो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग केवल वो नाम कर लो जो मैं आपको टेबल में बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में बता रहा हूं, वही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? जिसमें आप लोगों को COOH देखने को मिले। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, क्या इसमें आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है क्या? एक कोई फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इसका नामकरण आप लोग जब करोगे तो लास्ट में प्रत्यय लगाओगे ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ओइक अम्ल। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कितने कार्बन है टोटल? तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोप। क्या तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? बोलो। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये एक एल्केन है, तो इसका नाम क्या? और एल्केन जब भी होता है लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं ANE, तो ये हो गया इसका नाम प्रोपेन। अब दोस्तों कोई फंक्शनल ग्रुप भी है क्या? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कौन से नंबर के कार्बन पे है, तो इस पे नंबरिंग करो। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो यहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, ये कार्बन ही आ गया 1 2 3, तो 1 नंबर पे है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH है। और जो COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, जब इसका नामकरण करते हैं लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं, तो ये ओइक एसिड। अब दोस्तों वन जब भी आए लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वन जैसे ही हटाओगे ना तो ये ई और ओ साथ में आ जाएंगे, दो वोवल साथ में नहीं हो सकते, तो हमेशा ई को हटाओगे तो क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड, या हिंदी में प्रोपेनोइक अम्ल। दोस्तों आ रहा है क्या मजा? मजा आ रहा है? पहले समझ लो फिर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, एल्कीन और एल्काइन का मैंने पहले ही बता दिया। अगर कहीं एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कैसे करते हैं? एल्कीन में प्रत्यय लगाते हैं इन, एल्काइन में लगाते हैं आइन। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना।
दोस्तों किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या निर्धारित करता है? दोस्तों अगर किसी में OH यानी एल्कोहल है तो उसका फंक्शन अलग होगा, उसके रासायनिक गुण अलग होंगे। किसी में कीटोन है तो उसके रासायनिक गुण अलग होंगे। समझ में आ गया? तो बेसिकली उससे क्या डिसाइड होता है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके रासायनिक गुण। ठीक है, अच्छा दोस्तों बोला जा रहा है ब्यूटेनल में कौन सा प्रकार्यात्मक या कौन सा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इसके दोस्तों नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? प्रत्यय अल आ रहा है क्या? अल 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 अल। और अल प्रत्यय कब आता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जब उसके नामकरण में लास्ट में प्रत्यय अल लगाते हैं? कौन सा? एल्डिहाइड। देखो सी आंसर दे रहा हूं। कैसे कैसे बच्चे हो, अभी मैंने बताया तो सही, एल्डिहाइड का जब भी हम लोग नामकरण करेंगे, मैंने बताया ना आप लोगों को। ठीक है, अभी बताया ना। देखो कि एल्डिहाइड का जब नामकरण करेंगे प्रत्यय लगाएंगे अल। तो ये बेसिकली क्या है? ब्यूटेनल 4 कार्बन वाला क्या है? एक एल्डिहाइड है। बोलो हां या ना। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। प्रोपेनोइक एसिड के नाम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये बेसिकली कैसे बना हुआ है? प्रोपेन में लास्ट में ओइक एसिड जोड़ा है तब ये नाम बना होगा। और ओइक एसिड प्रत्यय कब लगाते हैं? बताया था नहीं बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नामकरण करते हैं ओइक एसिड लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा है? ओइक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, एक यौगिक है उसका नाम दे दिया पेंटेनल। आपको यह भी बोल दिया ये 5 कार्बन वाला है। आपको तो बस ये बताना है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो दोस्तों लास्ट में कहीं ना कहीं अल प्रत्यय आ रहा है क्या? अल सफिक्स आ रहा है क्या? और अल सफिक्स कब लगाते हैं? जब हम लोग एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। तो इसमें जरूर एल्डिहाइड है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों आप लोगों को 4 नाम दिए गए हैं, 4 यौगिकों के नाम दिए गए हैं। पूछा गया है बताओ कौन से यौगिक में ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा? एल्कोहल देखने को मिलेगा। तो जब भी एल्कोहल होता है किसी में तो उसके नामकरण में लास्ट में प्रत्यय लगाते हैं क्या? ऑल। तो ब्यूटेनॉल इसका नाम अगर रखा है तो जरूर इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्कोहल होगा। बताओ क्लियर है? आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर इसका नाम आपको बताना है। सर मैं कैसे बताऊं? दोस्तों क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? हां सर ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? एल्डिहाइड है। बहुत बढ़िया। दोस्तों टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रोप। क्या इन तीनों कार्बन के बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? एक एल्केन हो गया, इसलिए मैंने लगाया ANE। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को देखना है फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से नंबर के कार्बन पे, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम संख्या मिले। तो यहां से करता हूं मैं 1 2 3। तो 1 नंबर पे कौन सा है? एल्डिहाइड है। जब भी एल्डिहाइड का नामकरण आप लोग करते हो प्रत्यय कौन सा लगाते हो? आप लोग अल लगाते हो। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 जब भी आए लगाओ या मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से ई भी हटा दो क्योंकि ये ई और ए साथ में आ जाएंगे तो प्रोपेनल इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? चले आगे। चलिए दोस्तों आया नाम समझ में? अब देखो यार एक बार में आपको हार्ड लगता है ये, तो जब भी आप लोग है ना इसको प्लीज 1-2 बार देखना घर पे। जब आप लोग इसको रिवाइज करना जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इस टेबल में सब कुछ लिख दिया है। यहां पर एक एक चीज मैंने आपको बता दी कि ओइक अम्ल कब यूज करना है ना, ऑन कब यूज करना है, ऑल यूज कब करना है, अल यूज कब करना है ना। एक बार में हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो एक बार वापिस आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बार देखोगे आप लोगों को ध्यान हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? कार्बन के अलग अलग यौगिकों के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुण की
कि कार्बन किससे अभिक्रिया करने पर क्या देता है, किससे अभिक्रिया करने पर क्या देता है। आइए दोस्तों अभी एलपी में क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझते हैं। कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है। दोस्तों जब भी आप लोग कार्बन को जलाओगे ना, कोई सा भी कार्बन हो वो, ठीक है, जब आप लोग कार्बन को जलाते हैं ना तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया कर लेता है। आपको क्या देता है दोस्तों, जैसे कभी लकड़ी को जलाओगे तो लकड़ी में भी कार्बन होता है, तो आप लोगों को क्या मिलती है, हीट मिलती है, उष्मा मिलती है। लकड़ी को जलाओगे आप लोगों को लाइट यानी प्रकाश भी मिलेगा। कंपाउंड बताओ साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि जब आप लोग कार्बन को जब जलाओगे तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे मिलके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, साथ में हीट और लाइट भी देता है। दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है, अगर एयर में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर बहुत लिमिटेड एयर दे रहे हो आप उसको, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी लिमिटेड है, तो स्टार्टिंग में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन बहुत कम है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये काफी जहरीली गैस होती है। आपने सुना होगा कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। सुना है क्या? वो क्यों बोला जाता है? जैसे दोस्तों मान लीजिए ये आप लोगों का रूम है, कमरा है, ठीक है, आपने इधर क्या जला ली, अंगीठी जला ली। अंगीठी में कोयले वगैरह डालते हैं, वो भी कार्बन से बने होते हैं क्या? ठीक है, तो कार्बन को बेसिकली आप लोग जलाने जा रहे हो। कार्बन को जलाने के लिए ये क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका इस्तेमाल करेगा। तो आपने कमरे बंद कर रखे हैं, तो आपके कमरे में जो एयर है उसकी जो ऑक्सीजन है क्या वो ये यूज कर लेगा क्या? और कौन सी गैस आती जाएगी आपके कमरे में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती रहेगी। आपको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आती जा रही है। और दोस्तों जैसे ऑक्सीजन कम होती जाएगी ना तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देगा, क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। और ये काफी जहरीली गैस है, तो आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो आप लोगों की बॉडी में जाएगी और फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोया करे। गलती से भाई आप सोच रहे हो ठंडा या दरवाजे बंद कर दिए अंदर ये, और आपकी नींद लग गई, तो नींद लग गई तो फिर भैया दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? आ जाओ, चलो बताओ दोस्तों, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर कौन से उत्पाद बनाते हैं? आ जाओ दोस्तों, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो क्या देता है, वो मैंने आपको बता दिया, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोकार्बन की। जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा, स्पेशली दोस्तों मीथेन की हम लोग बात करते हैं, मीथेन इसका एग्जांपल लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो क्या मिलेगा? अगेन हम लोगों को क्या मिलेगी? ये एक फ्यूल की तरह कार्य करती है, तो हम लोगों को हीट भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, लेकिन साथ में H2O भी ये बनाएगा। देखो आप लोग देख लो, एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं आपको हर एक चीज करवाता हूं। क्या लिखा हुआ है कि सर ये जो मीथेन है ना, देख रहे हो आप लोग? अगर आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको भी नहीं दिखे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूं। देखो अब ध्यान से देखो, जब मीथेन को आप लोग जलाओगे तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी, है, उष्मा देगी, आपको प्रकाश देगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाएगी। आ गई बात समझ में दोस्तों? बात समझ में आ गई क्या? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखो इस बार का आप लोगों का क्वेश्चन है। शिवम जी सर इसका चैप्टर का पीडीएफ देना। हाँ, जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उसकी पीडीएफ में दे दूंगा। कल वाली जो क्लास हुई उसकी भी मैं दे दूंगा, इस वाली क्लास की भी दे दूंगा। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए दोस्तों, जब असंतृप्त यौगिकों को आप लोग जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखो जैसे अगर बात करी जाए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया सैचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक किसको बोलते हैं? जहां पर आप लोगों को कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल मिले।
और अनसैचुरेटेड असंतृप्त आप लोग किसे बोलते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में आपको एक भी अगर डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। बेसिकली एल्कीन और एल्काइन तो क्या हो जाएंगे आप लोगों के, अनसैचुरेटेड, और एल्केन क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड। दोस्तों जब आप लोग किसी एल्केन को जलाते हो, या मैं बोलूं जब किसी सैचुरेटेड को जलाते हो ना, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, जब वो जलेंगे ना तो फ्लेम जो होगी ना, ज्वाला, उसका कलर क्या होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, क्लीन फ्लेम होगी, बिल्कुल सफेद रंग की होगी ऐसे, है ना। और अगर आपने अनसैचुरेटेड को जलाया तो आप लोगों को जो फ्लेम होगी, जो ज्वाला होगी, उसका कलर येलो होगा, साथ में काले कलर का धुआं भी निकलेगा। तो येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो येलो कलर, अनसैचुरेटेड को जलाओगे तो फ्लेम का कलर येलो होगा और साथ में ब्लैक कलर की स्मोक भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा, ब्लैक स्मोक, धुआं, काला धुआं। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए बताओ इसका आंसर बताओ। ये भी टेक्नीशियन में पूछा गया है। कौन सा हाइड्रोकार्बन आपको क्लीन फ्लेम देगा, स्वच्छ ज्वाला देगा, उसका कोई कलर नहीं होगा? तो सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जितने भी एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड होते हैं। तो ये एक एल्केन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो मजा आया नहीं आया? एक बच्चा बोल रहा है सिरसेंदु नाम है इसका, सिरसेंदु, वो बोल रहा है सर हम बॉन्ड के बारे में कब पढ़ेंगे, बंद के बारे में। सिरसेंदु कभी क्लास देखी है आपने? रोज एक क्लास देखिए क्या? अरे क्लास देखी नहीं देखी? तो अगर आप क्लास देखते ना तो आप लोग ये डाउट नहीं पूछते, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि दोस्तों बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में। क्या मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया? मतलब मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमने पढ़ लिया आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बंध के बारे में? और क्या हमने कार्बन एवं इसके यौगिक में पढ़ लिया सह संयोजक यौगिक के बारे में? बोलो बोलो, बताओ, खुद बताओ मुझे। आ जाओ, चलो आ जाओ चलो। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके क्या देती है? आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो ऑक्सीजन के साथ में जो अभिक्रिया थी वो हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब नई अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, आर फेयरली अनरिएक्टिव, वो काफी अक्रियाशील होते हैं, ठीक है। एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। अगर हम लोग अधिकतर अभिकर्मक की उपस्थिति में वो क्रिया करते ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन जैसे ये मीथेन है, ये क्या एक एल्केन ही तो है, यानी एक सैचुरेटेड तो है, लेकिन मीथेन की बात करी जाए तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाए ना तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है, काफी फास्ट हो जाती है। जबकि जितने भी सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, काफी अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी सैचुरेटेड है, लेकिन पता नहीं क्लोरीन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, CH3Cl और HCl, ठीक है। तो आपसे यही पूछा गया था कि कैसे अभिक्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर लेता है ये, ठीक है। क्लोरीन जो होती है ना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कर लेती है, या सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन क्लोरीन से रिएक्शन कर लेती है, लेकिन कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लियर है क्या? ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बात समझ में आई या नहीं आई? अब दोस्तों यहां पर हुआ क्या, ध्यान से आप लोग समझिएगा। सर केमिस्ट्री खत्म होने के बाद बायोलॉजी का अनुमान, तुम ऐसे करते रहना, ठीक है। आ जाओ, CH4, देखो ध्यान से आप लोग समझो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन के बीच की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, कहीं ना कहीं जो नया स्ट्रक्चर बना है वो क्या बना है, CH3Cl। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है उसकी जगह ये क्लोरीन आ गया क्या? तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में इस वाली रिएक्शन को, जहां पर क्लोरीन आपके हाइड्रोजन को जाके हटा रहा है, इसको प्रतिस्थापन बोला है। क्या बोला गया है? इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जा रहा है। तो कभी पूछ ले तो आप लोग गलती मत कर देना। चलो अब बात करते हैं नए रिएक्शन के बारे में। बताओ। और दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बायोलॉजी हो चुकी, केमिस्ट्री हो चुकी, उसको रिवाइज करते रहना, वरना भूल जाओगे आप, वरना भूल जाओगे आप। हालांकि मैं आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक जो है ना, वो मैं आप लोगों को टेस्ट करवाने वाला हूं, बेसिकली क्वेश्चंस की क्लास करवाने वाला हूं, जिससे पता पड़े आपको चीजें याद है या नहीं है। और फिर उसके अगले वीक से फिजिक्स हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ। पैलेडियम और निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर वसा देते हैं। यह उदाहरण किसका है? देखो दोस्तों, एक्चुअली में क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ध्यान से आप लोग समझो, ठीक है। ये जो आप लोगों के वेजिटेबल ऑयल होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं ना, उसमें आप लोगों को कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है क्या? नहीं। तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, तो देखिए अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड रह गया, यानी ये सैचुरेटेड बन गया, संतृप्त रह गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम लोग असंतृप्त, मतलब ये जो आप लोगों का वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वनस्पति तेल जो होता है, उसमें बेसिकली कैसा आप लोगों के कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करी, सर ये करते क्यों हैं? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर देते। तो अब यहां पर देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर कार्बन कंपाउंड कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो, तो आप लोगों को एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं? जो अभिक्रिया की दर को चेंज कर देते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। हम जनरली यूज करते हैं फास्ट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग निकल या पैलेडियम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा दोस्तों बताओ, तो पैलेडियम और निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जो तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, जिसमें अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त कंपाउंड होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर क्या देते हैं? ये फैट देते हैं। मतलब अब इस वाला मतलब फैट तो इसमें भी होता है वेजिटेबल ऑयल में, लेकिन उसमें अनसैचुरेटेड होता है, इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस जो जोड़ रहे हो ना, इसको एडिशन रिएक्शन बोला गया है। हिंदी में एनसीईआरटी में बोला गया है संकलन अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नॉनवेज खाते हैं? यस बोलो, और जो नहीं खाते हैं वो नो बोलो। सर हमसे तो पूछ रहे हो, आप खुद का भी बताओ ना। दोस्तों मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, ठीक है, मेरी लाइफ के पहले दिन से। ऐसे नहीं है पहले मैं खाता था, फिर मेरी बुद्धि जागी, फिर मैं हो गया, नहीं, पहले दिन से ही है, ठीक है। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं इस चीज के लिए, ठीक है। अब आप बताओ, कौन नॉनवेज खाते हैं वो यस करो, और जो नहीं खाते हैं वो नो करो। सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं आपसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, ये मैं पढ़ाई के अलावा कुछ बात करता ही नहीं हूं। देखो एक्चुअली में दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने मीट खाया, मीट किससे मिला? एनिमल से मिला ना, तो उस मीट में प्रोटीन होता है, तो साथ में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, कुछ मात्रा में फैट भी होती है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो फैट होती है वो कैसी होती है? फैट कैसी होती है? फैट कैसी होती है? एनिमल फैट्स, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनिमल फैट जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब ये जो फैट होता है ना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलता है, सैचुरेटेड होता है ये। और दोस्तों ये वाले आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो जो ज्यादा ज्ञान देते रहते ना, अपने आप को होशियार समझते हैं कि भाई अरे नहीं सर ये, तो ये एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो नीचे जाके, क्लियर है दोस्तों। प्लांट से जो फैट मिलता है, प्लांट से जो फैट मिलता है वो क्या होते हैं?
अनसैचुरेटेड होता है। जैसे आप लोग जो ऑयल का यूज करते हो खाने को पकाने के लिए, है ना, सोयाबीन का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया या मूंगफली का तेल हो गया। दोस्तों ये जो प्लांट से आप लोगों को फैट मिलता है वो होता है अनसैचुरेटेड असंतृप्त, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो देखो लिखा हुआ है ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड शुड बी चूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए ये इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों यहां पर एक अभिक्रिया दी गई है, आप सबको छोड़ो, आप मुझे बताओ ये क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? एल्कोहल। तो जब इसका नामकरण करेंगे तो लास्ट में क्या ऑल लगाएंगे क्या? तो इसका नाम क्या होगा? दोस्तों 2 कार्बन इसमें टोटल है, तो सीधे सीधे मैं इसका नाम बताता हूं, एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा यार। बोलो इसमें क्या सोचना, आगे बात समझ में? दोस्तों इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नामकरण करते हो तो लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगाते हो? ओइक एसिड। तो ये 2 कार्बन वाला है, तो ये क्या है आप लोगों का? 2 कार्बन वाला है, तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। आगे बात समझ में? बात आगे समझ में? बहुत बढ़िया। दोस्तों ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है, लेकिन इसी का कॉमन नेम क्या होता है? साधारणतः इसको एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जो सिरका होता है ना, सिरके में यही वाला अम्ल होता है। दोस्तों एथेनॉल, अब बात करते हैं, आप मुझे बताओ अगर आप चाहते हो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट करना, बताओ तो क्या इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए क्या? मतलब इसमें आप चाहते हो कि ऑक्सीजन जुड़े? बताओ बताओ, आप चाहते हो क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़े? क्योंकि देखो इधर 1 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है, तो सर हम चाहते हैं इसमें ऑक्सीजन जुड़े, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो, इसका ऑक्सीकरण हो। तो इसका ऑक्सीकरण करवाया किसने? दोस्तों हमने बेसिकली इसको गर्म करा इसकी प्रेजेंस में, तो जरूर इसने करवाया होगा। जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। तो यहां पर जो KMnO4 है, क्या वो एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है क्या? दोस्तों मजा आया या नहीं आया बताओ? बोलो, आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? क्लियर है? आ गई? तो जो ऑक्सीकरण करवाता है, जो ऑक्सीकरण करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। क्लियर है? चले आगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आएगा गुरुजी कि ये जो एथेनॉल होता है इसको एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए आपने बताया KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर पूरी प्रक्रिया बताओ। दोस्तों जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे KMnO4 की प्रेजेंस में, तब भी आपका ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग K2Cr2O7 की प्रेजेंस में गर्म करोगे तब भी काम हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। KMnO4 का, जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और ये जो K2Cr2O7 होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? टैग प्रीशू, सर कार्बन के ने थ्योरी क्लास ले लो। तो टैग जी इसमें कुछ दिक्कत है क्या तुम्हारे? हैं? पढ़ना लिखना तुमको है नहीं, है ना? पढ़ने से तो मेरे कोई मतलब नहीं है, एक एक चीज पढ़ा दी बस रोते रह जाओगे। सर इसको वैसे करा दो, इस चैप्टर को सर इसको ऐसे करा दो। एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ये जो आपका एथेनॉल था, जो एक प्रकार का एल्कोहल ही तो है, तो अगर आप लोग चाहते हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो आपको उसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको गर्म करते हैं। या तो KMnO4 क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता में गर्म कर लो, या K2Cr2O7 की उसमें प्रेजेंस में कर लो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए बताइए इसका आंसर।
हाँ, आ जाओ। अब दोस्तों ध्यान रखो, ये जो एथेनॉल है ना, अब मेरी बात समझो, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले समझो क्योंकि आपको आता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो आपका C2H5OH है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एथेनॉल है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों ये एथेनॉल काफी महत्वपूर्ण यौगिक है, तो इसके बारे में हम लोगों को कुछ ज्यादा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सर ये महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों जो मार्केट में जो शराब बिकती है उसमें बेसिकली कौन सी एल्कोहल होती है? यही वाली, यही होता है उसमें, वो एथेनॉल ही होती है बेसिकली। क्लियर है क्या सर? एक कार्बन वाली जो एल्कोहल होगी इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल। दोस्तों ये मेथेनॉल पी नहीं जा सकती क्योंकि जहरीली होती है, इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर है? तो वो एथेनॉल होती है पीने वाले, हालांकि ये भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मार्केट में जो बिकती है वो कौन सी एल्कोहल होती है? एथेनॉल होती है। अब दोस्तों इस एथेनॉल की कुछ रिएक्शन हम लोगों को समझनी है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, एथेनॉल जब सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, क्या देता है? आ जाओ देखो दोस्तों, ये लिख रखा है, दो इसकी रिएक्शन ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग इस पे ध्यान दो सारा का सारा, ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों, जब एल्कोहल की रिएक्शन आप लोग सोडियम से करवाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलता है? एक तो सोडियम एथोक्साइड मिलता है और साथ में क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। याद रख लोगे, जब एथेनॉल की रिएक्शन, एथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं तो दो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलते हैं, एक सोडियम एथोक्साइड और एक हाइड्रोजन। दोस्तों सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, C2H5ONA। C2H5ONA याद रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो C2H5ONA नाम याद रख लो, C2H, जब सोडियम के साथ में अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड बनेगा, जिसका फॉर्मूला ये है। क्लियर है? साथ में हाइड्रोजन गैस, तो सोडियम एथोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी रिएक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर मैं निर्माण बैच लूं या नहीं लूं? आप ऐसे ही रह जाना, ये वही बच्चा है जो आगे जाके बोलेगा कि मेरी नौकरी तो हुई नहीं यार, भैया मुझे बताओ मैं शादी करूं या नहीं करूं। फिर एक भैया बोलेंगे कर ले यार, ठीक है भैया मैंने शादी कर लिया, मैं बच्चे करूं या नहीं करूं। फिर भैया बोलेंगे यार मत कर यार, ठीक है। फिर 4-5 साल बाद भैया मेरा मन नहीं लगता, कर लूं क्या? चल कर ले। ये इनको पता ही नहीं जीवन में क्या करना है। मतलब ये भी आप बाकी बच्चों से पूछ के ज्वाइन करोगे कि करना ही नहीं करना। अच्छा बाकी बच्चे मना करेंगे तो नहीं करोगे, और बाकी बच्चे ने बोलोगे कर लोगे तो कर लोगे, चाहे तुमको मतलब ही नहीं हो पढ़ाई से। तो खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकते भाई साहब। निर्माण बैच जो है वो किसके लिए है? 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर आप दोगे एग्जाम तो लो, अगर नहीं देने जा रहे हो तो क्यों ले रहे हो यार? इसमें भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, और वो भी किससे पूछ रहे हो? कमेंट में। कमेंट में जैसे भैया एक से बढ़कर एक विद्वान बैठे हैं ना। आ जाओ दोस्तों, दूसरी रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्लीज प्लीज सारा ध्यान इधर रखना। बताओ सर। दोस्तों ये जो आप लोगों का एल्कोहल है ना, जब हम लोग इसे गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, देखो दोस्तों ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब एथेनॉल को जब हम लोग गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी इससे पानी निकल जाता है। और सर क्या बनता है साथ में? इसका नाम आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या है? इसका नाम क्या दूं मैं? बताओ बताओ बताओ, इसका नाम क्या है? बताओ यार। दोस्तों ये 2 कार्बन वाला है, ठीक है सर। ETH, एथ इसका रूट वर्ड हो जाएगा। दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, तो इसका नाम एथीन हो गया ना, है ना। दोस्तों भूल जाते हो आप, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे, है ना। ये दूसरी रिएक्शन ध्यान रख लोगे कि एथेनॉल की, एक तो सोडियम के साथ में रिएक्शन याद रखनी है, और एथेनॉल की आप लोगों को ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि जब हम लोग गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो एथीन मिलता है और साथ में वाटर। चले आगे, आ जाओ। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिचालित किया जाता है। देखो दोस्तों होता क्या है, सोप यानी साबुन के बारे में आप लोग समझो। अब साबुन इसी चैप्टर में आप लोगों को दिया हुआ है, टेंशन मत लो, ध्यान से आप लोग समझो। देखो दोस्तों जो लंबी श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन की श्रृंखला वाले
श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलते हैं, जिसमें COH होता है। तो जब ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं ना, तो बनता है सोप, साबुन। और साबुन के साथ में एक उत्पाद और बनता है जिसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। दोस्तों आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं, तो ये भी क्या बनेगा, सोप बनेगा। तो सोप जो आप लोगों का बना, क्लियर है। अब देखो लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो CH3 CH2 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 लास्ट में COH है। तो मैंने क्या करा, इस पूरी हाइड्रोकार्बन जो है 10 कार्बन हो, 15 हो, 20 हो, उसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं RCOOH बोल सकता हूं क्या इसको शॉर्ट में, बोलो। दोस्तों इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आप लोगों का क्या बनेगा, RCOONA बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो ये बनेगा RCOO, ये बनेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम लवण। तो दोनों ही क्या है, ये आप लोगों के सोप है, ये दोनों ही क्या है, आप लोगों के सोप है। तो बेसिकली सोप यानी साबुन आप लोग किसे बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम लवण। क्लियर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। सर छुट्टी कब होगी, बस दोस्तों ये एक क्वेश्चन बचा है कि साबुन के अणु कैसे, आ जाओ मैं अब आप लोगों को सोप का स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखो दोस्तों जैसे अगर हम लोग बात करी जाए, ये एक सोप है, ये R क्या है, लंबी कार्बन की श्रृंखला है या लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। और दोस्तों यहां पर लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे होता है आप लोगों का, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ, जो पूंछ होती है वो किसकी बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। और इसका जो सिर है, इसमें क्या आयंस है क्या, देखो O नेगेटिव Na+, क्या इसमें आयंस है क्या, तो इसको बोलते हैं आयनिक हेड या इसे पोलर हेड भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला सिरा होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है, उसको पानी से प्यार होता है। जो ये पीछे वाला होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी से दूर भागता है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपके शर्ट पे कोई दाग लग गया है ना, मान लीजिए तेल का कुछ गिर गया, ठीक है। आपने सोप लगाया तो बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स इस पे आके अटैक करेंगे। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो, ध्यान से आप लोग समझना, ये जो इसकी पीछे वाली पूंछ है, इसको पानी से डर लगता है, लेकिन इसको किससे प्यार होता है, वसा से। मतलब ये जो तेल है उसमें फैट होता है, वसा होता है ना, तो पीछे वाली पूंछ आके ऐसे चिपक जाएगी, इसका सिर बाहर रह जाएगा, फिर पीछे वाली पूंछ चिपक जाएगी, ये बाहर रह जाएगा, ऐसे ऐसे तो करके जब मकड़ी के जाल जैसा ऐसा बन जाएगा। और जैसे ही आप लोग ब्रश चलाओगे पूरा ये इसको साथ में ले उड़ेंगे। तो ये मकड़ी का जाल जैसा जो बना, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने जो आपको समझाया, चलिए इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देना, होमवर्क में देना, ये क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों केमिस्ट्री आपकी पूरी खत्म हुई। आपका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे बच्चे थे आपने। पूरी केमिस्ट्री में देखो हर क्लास में अपवाद होते हैं, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी है। और दोस्तों अब आप लोग उसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, जो भी नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं प्लीज उसको रिवाइज करिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। लेकिन दोस्तों भौतिक विज्ञान हम लोग शुरू करने से पहले जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री अपनी हुई है ना, मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें याद भी है या नहीं भी है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी यूट्यूब पे ही क्लास चलेगी, सेम टाइम 10:15 बजे। साइंस के क्वेश्चंस की क्लास, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो हो चुकी है उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट मंडे से फिजिक्स शुरू करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये, और अगर आप लोग
सभी एग्जाम्स की तैयारी एक बैच में करना चाहते हैं, सारी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है, सारे नोट्स भी है, सारे पीडीएफ भी है। निर्माण बैच जुड़िए, NY200 कोड लगाइए। आप लोग देख सकते हो कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, डेली लाइव क्लास होती है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, क्लास का समय है 1 बजे, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की फ्री है। तो है ना, कोड यूज कर लीजिएगा NY200। साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल के कोर्स में जाना, निर्माण बैच कॉम्बो लोगे उसमें भी 200 रुपए का ऑफ है, केवल साइंस का लोगे उसमें भी 200 रुपए का ऑफ है। क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।